वेलकम टू एक्यूरेट लर्निंग। साचू सीखिए, साची रीते सीखिए। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम सत्र का इकाई 7 सोच अपनी अपनी का अभ्यास और स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। इकाई 7 सोच अपनी अपनी साहित्य स्वरूप वाद विवाद। पहले अभ्यास देखते हैं। इस इकाई में अभ्यास नहीं दिया गया है, पर इकाई के बीच में कुछ सवाल पूछे गए हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम स्वाध्याय और भाषा सज्जता के बाद अंत में देखने वाले हैं। पहले स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उपसर्ग ये है वि, प्र, अ, दूर, अधः, नीर, गैर। यह उपसर्ग लगा के शब्द फिर से लिखते हैं। भिन्न, विभिन्न, देश, विदेश, पका, अधपका, गम, दुर्गम, योग, प्रयोग, जीव, निर्जीव, बल, निर्बल, समझ, गैरसमझ, सुविधा, असुविधा, वांछित, अवांछित। प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। ई, ता, इत, इक। यह प्रत्यय लगा के शब्द फिर से लिखते हैं। उदाहरण नियम वत्ता इत, नियमित। ऐसे हम फिर से यह शब्द लिखते हैं। विदेश, विदेशी, प्रकृति, प्राकृतिक, पुत्र, पुत्री, लापरवाह, लापरवाही, चंचल, चंचलता, यंत्र, यांत्रिक, मानव, मानवता, हंस, हंसी। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। चित्र को देखकर यह काव्य है, उसके आधार पे घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, हर घंटे के बाद तू डिंग डिंग करके बजती है, तुझे देखकर पता है चलता कब खाना कब पढ़ना है, तुझे देखकर पता है चलता कब उठना कब सोना है। प्रश्न 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। 16 रामदूत, देसाई नगर, भावनगर 364004, 10 सितंबर 2021। प्रिय मित्र गोपाल, चिरंजीवी रहो। 5 सितंबर का तुम्हारा पत्र मिला। स्कूल में स्पोर्ट्स डे में आयोजित प्रतियोगिताओं में तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यह जानकर बहुत आनंद हुआ। हमारी स्कूल में कुछ दिन पहले आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक, इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया था। मैं इन दोनों में से क्या बनना चाहूँगा, उसके बारे में मैं तुम्हें इस पत्र में बताने जा रहा हूँ। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? इन दोनों में से एक को तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही देश के विकास एवं उन्नति के लिए दिल और जान से काम करते हैं। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी अपनी बात कहूँ तो मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग गांव छोड़कर शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल अनाज, दाल, तेल, मसाले ये सभी चीज़ें महंगी हो गई है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बच्चे कुपोषण के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दाल, सब्जियां आदि चीज़ें भरपूर पैदा होगी, तभी सबको कम दाम में मिल पाएगी। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति को देखकर मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। तुम भी पत्र लिखकर मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई को मेरी याद। तुम्हारा अजय। अब हम भाषा सज्जता देखते हैं। अव्यय क्या है?
वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन या वाक्य का काल बदलने पर भी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे शब्द अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची देखते हैं। और, तथा, या, वा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। पहला, उमंग और स्मित घर चले गए, अव्यय और। दूसरा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, अव्यय या। तीसरा, वाह क्या कैच लिया है, अव्यय वाह। चौथा, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, अव्यय तथा। पांचवा, वह तेज दौड़ा, अव्यय तेज। अब सोच अपनी अपनी इकाई में पूछे गए सवालों के जवाब देखते हैं। पहला, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 45 पर चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र शहर का है। गांव के चित्र में एक नदी है और नदी के किनारे कच्चे घर है। शहर के चित्र में एक सड़क है और पक्के मकान हैं। दूसरा, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव तथा नगर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। गांव का जीवन सादगी से भरा और सरल है। खेत खलियालों, नदी, नाले, तालाब आदि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों के मन में भाग दौड़ नहीं होती। लोग शांतिपूर्ण और स्वास्थ्यप्रद जीवन जीते हैं। नगर का जीवन भाग दौड़ से भरा है। लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। लेकिन यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग मॉल जैसी सभी सुविधाएं मिलती है। लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा ऊंचा रहता है। नगर और गांव दोनों के जीवन में लाभ गैरलाभ दोनों है। फिर भी मुझे गांव का जीवन ज़्यादा रुचिकर लगता है क्योंकि मुझे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत पसंद है। मैं तंदुरुस्त और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे गांव का जीवन ज़्यादा रुचिकर लगता है। गांव में रहने से नुकसान यह होता है कि हमें अच्छी स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस समस्या को हल करने के लिए मैं शहर के बिल्कुल नज़दीक हो ऐसे गांव में रहना पसंद करूंगा। तीसरा, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, लोग भी उसमें नहाते हैं। तालाब चारों ओर से बंद होता है, इसलिए ये सारी गंदगी तालाब के पानी को दूषित कर देती है। ऐसा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। चौथा, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाई दिखाता है, एक उसकी बुराई। मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से विज्ञान के कई गैरलाभ होने के बावजूद विज्ञान हमारे लिए वरदान है। उसका कारण यह है, क्या आप बिजली के बिना हमारा जीवन कैसा होगा उसकी कल्पना कर सकते हो? बिजली की खोज विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है, जिसने मानव जीवन को सरल बना दिया है। बिजली की खोज मानव जाति पर विज्ञान का सबसे बड़ा उपकार है। टेलीविज़न,
टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर जैसे उपकरणों ने हमारा जीवन सरल बना दिया है। यह सभी उपकरण विज्ञान की देन है। चिकित्सा विज्ञान में हमने जो प्रगति की है उसके कारण कई असाध्य रोगों का इलाज संभव हो सकता है। हम आज के समय में जो कुछ डॉक्टरी सुविधा उपयोग कर रहे हैं उसमें विज्ञान का ही योगदान है। हम यातायात यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन का उपयोग करते हैं। वे विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण ही आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंचा है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं और वह मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान ही मानना चाहिए और विज्ञान का आभार भी मानना चाहिए। 5वां, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। मेरे विचार से कलम और तलवार में कलम ही ज़्यादा शक्तिशाली है। कलम लिखने का काम करती है और तलवार युद्ध में लड़ाई का काम करती है। तलवार से हम लोगों को जीत सकते हैं, लेकिन कलम से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। कलम से लिखी हुई कविता, जीवन चरित्र, कहानी, आत्मकथा लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकती है। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अरविंद घोष, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास जैसे महानुभावों ने कलम की ताकत से लोगों को जागृत किया और आज भी वे लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। 6, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 46 पर समाचार पत्र में दी गई जानकारी पढ़कर समझिए। पहला, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है। दूसरा, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की पट्टियाँ का जन्म लेना और इसके बाहर की ओर बर्फीले बेल्ट का निर्माण होना आवश्यक है। तीसरा, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस नासा का टेलीस्कोप, कैरिसिस से वैज्ञानिक। अब हम योग्यता विस्तार देखते हैं। वाद विवाद के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए। कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ, सम्माननीय, अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रतियोगिता पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। विरोधी के तर्कों का खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए प्राय 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है, अतः निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। That's it. Thanks for watching. See you soon. જો તમે હજુ સુધી એક્યુરેટ લર્નિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બેલ આઇકનને હિટ કરી નોટિફિકેશનના ઓલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દો જેથી નવા વિડીયોના અપડેટ્સ રેગ્યુલરલી મળતા રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સી યુ સૂન.